फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको सिखाएंगे। उसके बाद हम अगर उनका काम हमें अच्छा लगा हम उन्हें अपनी टीम में शामिल भी करते हैं एज अ फैमिली। हमारी एक फैमिली है डिज़ाइन पॉइंट के नाम से, पूरी फैमिली हम लोग एक साथ काम करते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो हमारे फैमिली के मेम्बर हो जाते हैं उस वक्त से। मेरा ग्रेजुएशन में था चैलेंज कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, बाकी लोगों की तरह मुझे इक्वली उसी चीज़ में नहीं चलना है। थोड़ा सा लाइफ में ना आपके पास चैलेंज नहीं होना तो कुछ अच्छा करने का, कुछ डिफरेंट करने का एक जुनून होना चाहिए। मुझे ड्राइंग में, फाइन आर्ट में इंटरेस्ट था और मैं सोची निफ्ट की तैयारी करने का। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बोलूँगी आप अपने करियर को, लाइफ को ये सोच के मत ले चलो कि मैं निफ्ट से ही कुछ आर्ट फील्ड में जा सकती हूँ। उसके लिए आर्ट्स कॉलेज भी है। बेटियों के पास भी पंख होती हैं, कभी उनकी अरमान तो देखो। बस एक मौका और उसको हौसला दो, फिर उसकी ऊंची उड़ान देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा के स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऐसी बेगूसराय की बेटी से मिलवाने जा रही हूँ जो आत्मनिर्भर भारत को सच कर रही हैं और बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट के साथ साथ और भी लड़कियों को प्रशिक्षण दे रही हैं। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैम, आपका हमारे के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much Sonali and thank you so much बेगूसराय। स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर रोशन सर फॉर हम बिहार की बेटियों को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। जी मैम, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो हमारे दर्शकों से साझा करें। श्योर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगी यहाँ की सभी बेटियों से अपने बारे में साझा करना, ताकि वो लोग भी कॉन्फिडेंस अपने जो उनके अंदर जो आर्ट है या कुछ भी वो करना चाहते हैं वो करें। और ये मोटिवेशन हम एक दूसरे से ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ सीख के यहाँ आते हैं या हमें कुछ नहीं आता, हमें सारा कुछ आता है, बट एक टाइम पे ना हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपको जानना है, जितना मुझे पता है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जी मैम, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन का सफ़र कैसा रहा। आपने स्कूलिंग की, उसके बाद फिर कॉलेज कहाँ से किए? आपको मैंने साइंस से अपना इंटर किया है कंप्लीट। मैट्रिक तक सब लोगों ने इक्वल एजुकेशन ले रखा है, मैंने भी किया। मैंने पटना से, मेरा क्लास 1 से अभी तक का पूरा सफ़र पटना से ही रहा है। सिर्फ मैंने मास्टर्स किया है यूपी से, बाकी सारा कुछ मेरा पटना से ही चला है। और इंटर में मैं साइंस से होने के बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन में था चैलेंज कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, बाकी लोगों की तरह मुझे इक्वली उसी चीज़ में नहीं चलना है। थोड़ा सा लाइफ में ना आपके पास चैलेंज नहीं होना तो कुछ अच्छा करने का, कुछ डिफरेंट करने का एक जुनून होना चाहिए। मुझे ड्राइंग में, फाइन आर्ट में इंटरेस्ट था और मैं सोची निफ्ट की तैयारी करने का। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बोलूँगी आप अपने करियर को, लाइफ को ये सोच के मत ले चलो कि मैं निफ्ट से ही कुछ आर्ट फील्ड में जा सकती हूँ। उसके लिए आर्ट्स कॉलेज भी है, पता करो कहाँ कहाँ पे है। ये पटना में है, दिल्ली में है, और भी जगह है, उसके बारे में आपको गूगल पे मिल जाएगा। एंड उसका प्रिपरेशन करके मैं पटना आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने कला वहीं से लिया है एंड उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई धीरे, वो 4 साल का मेरा कोर्स था। मैं अप्लाइड आर्ट से हूँ, जिसको मैं अभी तक लेके चल रही हूँ। मैम, आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं रहने वाली बेगूसराय की हूँ, मैं इसी मिट्टी की बेटी हूँ जी। मैम, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने ये पेंटिंग कब से शुरू किया और कितने सालों से आपका ये एक्सपीरियंस रहा? ओके, पेंटिंग मैंने, अगर आप पूछोगे मैं शुरू कब से की, तो मैं क्लास 1 से पेंटिंग करती हूँ। ठीक है, एज अ आर्टिस्ट अब अभी भी मैं काम करना शुरू नहीं की हूँ। मेरा अभी भी स्केचिंग ही चल रहा है, प्रैक्टिस ही चल रहा है। जो मैं एज अ आर्टिस्ट अभी क्रिएशन करूँगी उसमें अभी टाइम है, वो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। लेकिन एक पेंटिंग करना एक बचपन से मैंने इसको शुरू किया था। क्लास 1 से थोड़ी थोड़ी ड्राइंग्स करना, वो धीरे धीरे चीज़ों को लोगों से मिलते, बहुत लोगों से, मैं ऐसे लोगों से मिली, आर्ट क्या होता है, कैसे होता है, लोग क्यों करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या बेनिफिट है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे मालूम हुआ कि हमारे लाइफ में ईच एंड एवरीथिंग पे आर्ट है। आप स्लीपर पहनो, स्लीपर के नीचे ऊपर आप ड्रेस पहन रहे हो, हेयर स्टाइल कर रहे हो, आप नेल आर्ट करो, ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह आर्ट है। आप किसी भी एक पहलू को पकड़ के अपने करियर को बना सकते हो। और हमारे करियर का एक ही मोटो है, कमाना। हमें बचपन से हमारे जिन में यही डाला गया है, पढ़ो, पढ़ोगे कुछ बनोगे, दैट
देन तुम बड़े होकर के अर्न कर सकोगे। तो फिर आप अपने माइंड से पूछो ऐसा कुछ आपको करना है जिसमें आप अर्न भी कर सको, आपको नेम फेम सब मिल रहा है। तो आर्ट में बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं है। आर्ट का मतलब फोटोग्राफी भी हो गया, आप कैरिकेचर कर सकते हो, टाइपोग्राफी कर सकते हो, कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो, आप अगर मीडिया लाइन में काम कर रहे हो वो भी एक आर्ट है। बहुत तरह का आर्ट होता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है कैरी ऑन, उसको सीखो, कहीं से एजुकेशन लो, देन उसको लेके चलो। मैम आप पेंटिंग किस किस स्टाइल में करती हैं? मैं पेंटिंग अभी मैं सिर्फ मेरी खुद की पेंटिंग एज अ आर्टिस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोन आर्ट से। जैसे हम लोग मेहंदी हाथ में लगाते हैं, कोन में डाल के मेहंदी एंड देन उसको पुट करते हैं अपने हाथ पे, तो मैं कोन में एक्रेलिक कलर को पुट करती हूँ और मैं उससे पूरी पेंटिंग करती हूँ, चाहे वो वॉल पे हो, कपड़े पे हो या कैनवास पे, पेपर पे हो। मैं जैसे आप सामने ये फ्लास्क भी देख रहे हो, उस पर कोन आर्ट है, इसमें ब्रश से काम किया हुआ नहीं है, तो मैं उसी स्टाइल से भी काम कर रही हूँ। जिसका मैं एग्जीबिशन अभी बाहर बाहर जहाँ होता है वो नॉट फॉर सेल मेरी पेंटिंग्स रहती है, उन सबको मैं बाहर जैसे कि जयपुर, दिल्ली मेरा एग्जीबिशन लग चुका है। तो मेरा कलेक्शन मोस्टली कोन आर्ट पे चलता है। ऐसे मैंने अपने कॉलेज से डिजिटल आर्ट के बारे में स्टडी किया है, तो मैं डिजिटल आर्ट भी करती हूँ। जितने भी डिज़ाइंस होते हैं मैं उसको कंप्यूटर पर डिज़ाइन कर सकती हूँ, साथ मधुबनी, मंडाला, मेहंदी, इन सब में मैं काम कर रही हूँ अभी। मैम मैंने सुना है कि आप खुद सीखती भी हैं और भी बच्चे को सिखाती भी हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा खुद सीखना और फिर अपने अंदर में बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षण देना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। श्योर। अब क्या होता है ना, आर्ट आप किसी को अगर सिखा रहे हो आप उससे सीख भी रहे हो, क्योंकि ना आर्ट कहते हैं ना, आप मोस्टली मतलब नॉर्मली सुनते हो कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान का दिया हुआ है, ये अपना नहीं होता है क्रिएशन। जब हमें भगवान कुछ दे के भेजें वो सब में अलग अलग दे के भेजें, सिमिलर हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे 5 आर्टिस्टों को बैठा के पेंटिंग दो, सेम प्लेट दो, आप कलर पैलेट, ब्रश एंड कुछ भी उनको दो आप, तो वो पाँचों पेंटिंग आपकी डिफरेंट बनेगी, सेम नहीं बन सकती है। तो अगर जो 5 बच्चे मेरे पास बैठ के सीख रहे होते तो मैं जितना उनको सिखा रही होती हूँ मैं उनसे एब्जॉर्ब भी कर रही होती हूँ। मैं सबसे बहुत सरप्राइज़ होती हूँ, वाह ये इस लिमिट तक रह करके ये इतना कुछ जानते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सपोर्ट करूँ तो बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस कमी को मैंने फ़ील किया। जब मैं आर्ट के बारे में नहीं जानती थी, मैं जस्ट एवी आर्ट कर रही थी, मुझे आता था, मतलब जो मुझे गॉड ने दिया मैं उतना ही रिपीट कर रही थी। उस वक्त मैंने कमी फील किया, काश कोई मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दिया होता। तो मैं जो इंटर के बाद इस चीज़ में आई, मैं आर्ट करना शुरू की, तो मैं क्लास 1 से स्टार्ट करके रखती। मैं धीरे धीरे वाटर कलर ये वो मैं सीख के रखती उस चीज़ को, बट मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। मुझे ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं मिले जिनसे मैं ले सकती थी उनसे। तो क्यों ना, अगर जो मुझे नहीं मिला, अगर किसी लड़की को या किसी भी लड़की को मैं किसी को दे सकती हूँ, वाई नॉट। शेयर करने से चीज़ें बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। तो मैं शेयर भी करती हूँ, मैं उनसे लेती भी हूँ, देती भी हूँ। और हमारे यहाँ ये भी है कि अगर हम लोग किसी को सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको सिखाएंगे, उसके बाद हम अगर उनका काम हमें अच्छा लगा, हम उन्हें अपनी टीम में शामिल भी करते हैं एज अ फैमिली। हमारी एक फैमिली है डिज़ाइन पॉइंट के नाम से, पूरी फैमिली हम लोग एक साथ काम करते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो हमारे फैमिली के मेम्बर हो जाते हैं उस वक्त से। जी मैम, आपने कहा कि आपका एक फैमिली है डिजाइनर पॉइंट, आपने पटना में इसको शुरुआत किया, तो हम जानना चाहेंगे कि आप बेगूसराय की बेटी हैं, तो आप बेगूसराय को पेंटिंग में क्या उद्देश्य है आपका बेगूसराय के बारे में पेंटिंग को लेकर? मैं अभी से मुझे लगता है मैं 2.5 या 3 साल पहले बेगूसराय में पेंटिंग ला चुकी हूँ। बेगूसराय में जीटी कॉलेज का पेंटिंग, वहाँ से मुझे ऑफ़र मिला करने को, वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग। तो कॉलेज के वॉल्स पे हम लोगों ने किया और हमारा करने का उद्देश्य यही था, मेरा एक ड्रीम था। उसके बाद मैं पहले सपना देखती हूँ एंड वो खुद ब खुद ऊपर वाला मेरा वो पूरा करता है। मैंने सोचा कि मैं बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, मैंने मतलब इतना जगह पेंटिंग कर लिया, दिखा लिया, मैं यहाँ आई मिलने के लिए कि मुझे बेगूसराय में एक एग्जीबिशन करना है। क्योंकि यहाँ करने का मैं सोची नहीं थी, क्योंकि करने का मतलब किसी का एक्सपेंस हो सकता है, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप पे करो मुझे, मैं आपका काम करूँगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, इट्स रॉन्ग। तो मेरा थॉट था यहाँ एग्जीबिशंस लगाने का। अपनी पेंटिंग्स मैं लेके आती, यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाती, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए वो होता है कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, आप मेरे बारे में सिर्फ जानो। बट यहाँ से मुझे ऑफ़र मिला कि नहीं, आप एग्जीबिशन से बेहतर होगा आप हमारे कॉलेज के लिए कुछ कीजिए। तो मैं पहला वहाँ पे की एंड अभी मुझे एक और ऑफ़र मिला है शंभू सर के थ्रू। यहाँ पे अपना शिवा मार्ट है अपने बेगूसराय में, आप बहुत जल्द देखोगे, कमिंग सून में अभी है, ये प्रोसेस में है। 13 को यहाँ इनॉग्रेशन होगा। हम लोगों का डिज़ाइन पॉइंट का नेक्स्ट आउटलेट बेगूसराय में आ चुका है। यहाँ का प्रोडक्ट अब हम लोग यहीं पर सोच रहे हैं इसको लॉन्च करने का। मैम हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक कहाँ कहाँ पे काम किया है?
ओके, मुझे ये पूरा मतलब आप मेमोरी कहोगे तो नहीं याद होगा, बट स्टार्टिंग मुझे लगता है कुछ मैंने ऐसा यादगार जगह होगा जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा कि मैंने हाँ यहाँ पे एक ऐतिहासिक जैसा काम किया है। ठीक है, ठीक है। मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुई थी। मुझे फ़र्स्ट ऑफ़र मिला था राजधानी ट्रेन का, जो पटना टू दिल्ली चलती है, राजधानी ट्रेन। तो मैं पूरी उस पूरे ट्रेन पे पूरे हमारे डिज़ाइन पॉइंट के थ्रू कंप्लीट पेंटिंग किया गया, मधुबनी पेंटिंग। और वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी था कि जस्ट कॉलेज से निकलने के बाद होता है ना कि हमें अभी दुनिया देखा कहाँ है, एक झोपड़ी से तो निकल ही रहे रास्ते पे, अब पूरा अचानक से पूरा बागीचा खुला हमें मिल गया था। तो लगा ना कि एक यार्ड में खड़े होकर काम करना, वहाँ के लोग, बहुत टफ़ रहा हमारे लिए। और मेरे पास मोस्टली सिर्फ गर्ल्स टीम है, हमारी टीम में अभी सिर्फ 2 लड़के हैं, बाकी हमारी पूरी टीम हमारी गर्ल्स बटालियन है। तो थोड़ा टफ़ था हमारे लिए वहाँ यार्ड में खड़े होकर काम करना, पहला मेरा वो रहा था। एंड फिर उसके बाद हमें उस चीज़ के बाद हमें बहुत ऑफ़र्स मिले काम के, जैसे हमने पटना का सबसे बड़ा बिल्डिंग बिस्कोमान भवन, हमने उसमें काम किया। फिर वहाँ का सबसे फेमस राजभवन, हमने उसमें काम किया। एनसीसी ऑफिस, आईबी निवास, इसके फर्दर फिर मॉन्जूनीज, जो अपने पूरे बिहार में उसका कम से कम 150 से 180 आउटलेट है उसका, मॉन्जूनीज केक शॉप का। जितने भी बिहार में हमने पूरे पे हम लोग ने पेंटिंग किया। फिर पटना के ऐसे बहुत से हैं, वहाँ पे बहुत से क्लिनिक हैं, डॉक्टर शारिका रॉय, या फिर इसके फर्दर भी और भी क्लिनिक्स हैं। हमने उन सभी तमाम जगहों पे मधुबनी पेंटिंग, कहीं पे 3D पेंटिंग, इस तरह का काम किया है, अभी चल भी रहा है। जी जी मैम, आपने मधुबनी पेंटिंग करना जब स्टार्ट किया, एक मधुबनी पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है और जो नए बच्चे होते हैं उसे सीखने में कितना टाइम लगता है उन्हें? आप इस चीज़ को मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो कि किसी की सीखने की स्पीड क्या हो सकती है। ये कहते हैं ना, आपके अंदर जो लगन है, आपको जितना जल्दी है सीखने की चीज़ों को भूख है, आप उतनी जल्दी चीज़ों को कैच कर सकते हो। ज़बरदस्ती सिखा नहीं सकते। बहुत बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं ना, 1 वीक में वो अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, वो 1 वीक में रेडी हो जाते हैं स्टार्ट काम को करने को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 2 महीना 3 महीना, उन्हें ऐसे भी टाइम लग जाता है। और पेंटिंग का रहा तो अगर मैं एक साड़ी पे काम करना शुरू करूँ मधुबनी पेंटिंग, मुझे 4 डेज़ लगता है। 4 to 5 डेज़ में एक मेज़रमेंट ले, क्योंकि एक मेज़रमेंट लेके चलना हमारे लिए भी होता है ना कि अब एक ही चीज़ में आप 2 महीना 3 महीना लगे रहोगे तो आपको फिर उतना काम भी करना है, आपको न्यू क्रिएशन भी फिर करना है। तो न्यू क्रिएशन के लिए हम लोग सेपरेट टाइम लगता है। अगर मुझे कोई न्यू क्रिएशन करना है तो मुझे एक साड़ी पे 15 दिन का टाइम लगता है। और अगर मुझे उसी प्रोडक्ट को रिपीट एंड रिपीट करना है, क्योंकि मैं किसी और के डिज़ाइन को कॉपी करने से बेहतर है मैं पहले किसी भी डिज़ाइन को पेपर पे क्रिएट करती हूँ, देन उसको फिर मैं डिजिटल करती हूँ, एंड उसको प्रिंट के बाद फिर मैं उसको साड़ी पे एक्सपोज करती हूँ। तो उसमें मुझे 4 to 5 डेज़ का टाइम लगता है 1 साड़ी पे। इसी तरीके हर एक प्रोडक्ट का टाइम अलग अलग। कुछ ऐसे भी है मेरे पे, जैसे कि सामने जो पेंटिंग रखी हुई है, ये 10 to 15 मिनट का काम है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टाइम सेटिंग होता है अपना, लेकिन लेके चलती हूँ कि इसको इतना टाइम में फिनिश करना है। जी मैम, आप एक बेटी हैं और हमारे समाज में देखा जाता है कि बेटी को बहुत ही कम बढ़ाया जाता है। मतलब अभी थोड़ा सोच कम हो गया है कि हाँ बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं किया जाता है, बट फिर भी जो बेटी है उन्हें अभी भी बाहर नहीं निकल के काम किया जाता है। और आपने आर्ट करियर में अपना करियर बनाया और अपने साथ साथ बहुत सारी लड़कियों को प्रशिक्षण दे रही हैं। तो आपका ये अनुभव कैसा रहा? आपके माता पिता, आपके भाई बहन कैसे आपको सपोर्ट किए? हम चाहें कि आप हमें बताएँ। मैं सबसे पहले आपके लास्ट पॉइंट पे ही आती हूँ, बहुत टच किया मेरे को। सपोर्ट, मेरी मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, मेरी मम्मी भी मेरे पापा भी। लेकिन दोनों का सपोर्ट करने का तरीका अपना अपना था। एक का ऐसे था, एक का ऐसे था, सीधा ऐसे, सीधा उल्टा हम दोनों का था। मम्मी का था कि तुमको जो करना है अपनी लाइफ में तुम करो, तुम फ्री हो, तुम करो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, जो कर सको। जहाँ तक मुझे जो करना था, मैंने अपनी करियर का शुरुआत मैंने मेहंदी आर्ट से किया था। और हमारे समाज में मेहंदी लगाना इट्स कॉल, बहुत जगह हमने मस्सू कूल एक वर्ड सुना है, मेहंदी वाली, ठीक है। बट अब हमें पटना में लोग, पटना के बाहर से भी हमें कॉल आता है मेहंदी आर्टिस्ट, नॉट ओनली मेहंदी वाली। हमें लोग अब भूल चुके हैं मेहंदी वाली कहना। अगर कोई कहते भी हैं, बोले डोंट वरी, आप कह सकते हो वी आर मेहंदी वाली, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग उस चीज़ को इसलिए इस्टेब्लिश की मैं इस चीज़ को, अगर मैं ये सोच नहीं बदलूँगी तो कोई और शायद नहीं बदल पाया इस चीज़ को। क्योंकि अगर हमारे यहाँ समाज में लड़कियाँ अगर कुछ ना करें, घर में ही रह जाएं, तो भी गलत है कि वो कुछ नहीं करती है, घर में है। लेकिन अगर मैं एक मेहंदी को एज अ आर्ट प्रमोट कर चुकी हूँ, मुझे मेहनत लगा, ठीक है, मुझे सुनना पड़ा, मैंने इस चीज़ को टॉलरेट किया। लेकिन आने वाले टाइम में अगर मेहंदी को लोग एज अ आर्ट ले, क्योंकि ये एक आर्ट है, ये एक बॉडी आर्ट है जो
एक ब्राइड पे किया जाता है, और इस मेहंदी के थ्रू ही कहते हैं ना कि आपका बेटी से बहू का सफ़र तय हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलेशन भी जोड़ रहा है आपके अस्तित्व को चेंज कर रहा है। अगर मैंने इस चीज़ को चेंज किया, मेहंदी एक आर्ट है, नॉट या मतलब एक लोकल काम है जो कोई भी कर सकता है, जिसके पास ये आर्ट है वही कर सकता है इस काम को। तो ये पता है आपको कि अगर ये छोटा सा कोन है, अगर मैं इसको एज अ आर्टिस्ट, एज अ आर्ट मैंने इसको प्रमोट कर दिया, तो मेरे पीछे अगर 5,000 लड़कियां भी मेहंदी लगाना शुरू करेंगी तो शायद ये दुनिया छोटी नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ी उनके लिए होगी। अगर 5,000 लड़कियों को अपने ही कोन से रोज़गार मिल जाता है, तुम खुद से कोन बनाओ, खरीदो, तुम करो, कोई ये नहीं है कि तुम किसी के थ्रू ही काम करो, एटलीस्ट उसको एज अ आर्टिस्ट उसको मोटिवेशन तो मिला ना। जो भी लोग मेरे बारे में जान रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेहंदी भी लगाना कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, आपके अंदर एक टैलेंट है, यू कैन डू इट, तो करो, रुको मत, सोचो मत, क्योंकि जिस दिन तुम भूखे सोओगे तुमको तुम्हारे पड़ोस पूछने नहीं आएंगे कि आज आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तो वाई वी डोंट डू, करना चाहिए हमें जो आता है हमें उस चीज़ को लेके चलना चाहिए, हमें स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो लोगों को सिखाना, लोगों को लेके चलना, करना, मेरा यही उद्देश्य है। बाकी खुद का पेट भरना और खुद के लिए जी लेना तो रोड पे जो डॉगी घूम रहा है वो भी कर लेता है। तो आप कुछ भी करो, आप खुद को भी लेके चलो और अपने आसपास के लोगों को भी लेके चल सकते हो। आई सैल्यूट, करना चाहिए उस काम को। तो हम जानना चाहेंगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ, मैं इतना सोच के नहीं चलती हूँ। मुझे सिर्फ लगता है कि मुझे नहीं, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि तो एटीट्यूड वाली बात हो जाएगी कि मेरे ख्याल से दुनिया ऐसी होनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये है कि मैं जिस चीज़ को मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ अपनी लाइफ को, आज मैं खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ को, मैं अपनी फैमिली को, जो मेरी 2 फैमिली, एक मेरे खुद के मम्मी पापा, मेरी सिस्टर्स हैं, बहुत प्यार करती हूँ अपनी फैमिली से। दूसरी मेरी फैमिली मेरा डिज़ाइन पॉइंट है। मैं चाहूँगी कि मेरा ये परिवार जितना बढ़ सके मैं उसको बढ़ाऊँगी, और अपने प्रोडक्ट्स को मुझे आउट ऑफ इंडिया लेके जाना है, क्योंकि इसकी पहचान अगर वहाँ तक होगी, मैं रहूँ ना रहूँ, बट जो एक लड़कियों का ये टीम बना है आर्ट को लेकर के, ये बहुत ऊपर जाए, जितना कर से, मतलब इन लोग जिस एंगल में जाए ना, क्योंकि मेरे पास अभी जितनी भी लड़कियां हैं वो सब अनमैरिड हैं, वो एक दिन किसी न किसी कोने में जाएंगी, अपना उनका फ्यूचर होगा, वो वहाँ कुछ ना कुछ कर सके। उनके अंदर ये मोटिवेशन का जो कीड़ा है ना, मैं इतना डालूँ कि वो आगे 10 लोगों को मोटिवेट कर सके। और मेरे टीम का यही हम सब में चैलेंज है कि मैंने तुम 10 को खड़ा किया, तुम 10 अब ट्राई करो 10 को खड़ा करने का। आप सोच के देखो, अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हम लड़कियों की लाइफ कहाँ से कहाँ होगी। खैर बहुत चेंज हो चुकी है, वो टच की बहुत आगे जा चुकी है, बट और आगे ये जाए, अभी अभी और फ्रीडम की ज़रूरत है। फ्रीडम का मतलब यहाँ ये भी नहीं कहूँगी कि मिसयूज उसका नहीं, आप उसको सही तरीके से लेके कितना आगे जा सकते हो, करना चाहिए उस चीज़ को। जी मैम, मैं जानना चाहूँगी कि जो आपने बोला ये आर्ट का कीड़ा, तो ये आपके अंदर कब से आया और कैसे आया? आपको किन्हीं से प्रेरणा मिली होगी कि हाँ, हमको इस चीज़ में ही अब कैरियर बनाना है, तो मैं ये जानना चाहूँगी। मैं क्लास 1 से, मुझे स्कूल में जो थोड़ा मोड़ा मेरे को मिले, बटरफ्लाई बनाना या कुछ भी बनाना है, मैं वो करती थी। और फिर मैं 6 क्लास में, मैंने मेरे कोर्स में ही था, मैं एक्स्ट्रा स्टडी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी स्टडी में, एक्स्ट्रा में जो बुक्स है मैं उतना ही पढ़ाई करूँगी, मेरे लिए वो बहुत था, फिर मुझे खेलना रहता था। मेरे 6 क्लास में अमृता शेरगिल एक आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस वर्ल्ड आर्टिस्ट हैं, वुमेन में भी सबसे ऊपर में वही आर्टिस्ट है हमारी। मैंने उनके बारे में पढ़ा, अमृता शेरगिल के बारे में। जब मैं उनके बारे में जानी कि कितनी कितनी कम एज में उन्होंने जो हासिल किया था सिर्फ अपनी पेंटिंग से, वो ऑयल पेंटिंग करती थी, मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। मेरे मुंह से पहली बार निकला था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी मैं नोन थी उस चीज़ से, बट मुझे बनना है, मैंने सोचा था, मेरा पहला थॉट वहाँ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे होता है ना कि आप सपना देखो धूल पड़ जाता है उसमें, वो धीरे धीरे चैप्टर क्लोज हो गया। मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, बैंकिंग करना है, बहुत से मैंने सपने, मैंने भी खैराती पुलाव मैंने भी पकाए। फिर मैंने 10th में श्याम शर्मा सर के बारे में पढ़ी, फिर मेरा सेकंड इंस्पिरेशन उनसे भी हुआ कि नहीं ये पटना में ही है और ये भी आर्टिस्ट हैं। फिर मैं दोबारा आर्ट के बारे में जानी, फिर भी मतलब दिल में था कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, आर्टिस्ट मुझे बनना है, बट बहुत डीपली नहीं था। मैं अपने जितने भी मेरे बड़े लोग हैं मेरी फैमिली में, उन लोगों से बात करती थी कि मुझे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, क्या ऐसा कोई चीज़ है जहाँ मैं ड्राइंग से कुछ कर सकती हूँ, मुझे पढ़ने में उतना मन नहीं लगता तो मैं कर सकती हूँ। लोगों ने बोला कि नहीं तुम कुछ अच्छा कर लो स्टडी में एंड देन तुम ड्राइंग का एक लाइन भी खींचोगी ना तो उसका बहुत वैल्यू रहता है, तो ऐसे नहीं रहेगा। चलो ठीक है। फिर मैं इंटर में पता की कि मुझे आर्ट्स कॉलेज के बारे में पता होगा, फिर मैं वहाँ स्टडी, मेरे साथ सारा कुछ ऊपर वाले नहीं किया।
और फिर मैं आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई के बाद धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जानी, एक्सप्लोर की, घूमी, एग्जीबिशंस, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कारवा बनता गया, लोग मिलते गए, जुड़ते गए, आज डिज़ाइन पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच। तो आप सभी ने सुना सिन्नी मैम की बातें। वो इतनी कम उम्र में अपने पैर पे खड़ी हो गई, आप लोग ने देखा और सुना भी। तो मैं आशा करती हूँ कि हर एक लड़की अपने पैर पे खड़ी होंगी और जैसा सिन्नी मैम का जोश और जुनून है वैसे हर एक लड़की के अंदर होना चाहिए। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट।